भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हो गया हो, लेकिन 2 हफ्ते की खामोशी से महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि ईरान अब स्वेज नहर और पनामा कैनाल की तरह हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भी प्लान बना रहा है। ईरान की रणनीति आखिर है क्या, देखिए इसमें। हॉर्मुज में ईरान के खजाने का सच। मिडिल ईस्ट में बरस रही बारूद 2 हफ्ते के लिए खामोश है, लेकिन क्या ये खामोशी आने वाले वक्त में महाविनाश लेकर आएगी? इस बात को ही सोचकर दुनिया परेशान है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जंग नहीं होगी, बल्कि अब समंदर के महासंग्राम की पटकथा लिखी जा रही है। मिडिल ईस्ट के हालत से दुनिया परेशान है। तैंतीस किलोमीटर का समुद्री दायरा पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली मैराथन बैठक के नाकाम होने का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज भी है। छिड़ सकती है। अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान भी हमलावर है। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो इसे किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि सीज फायर के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या स्वेज कनाल की तरह ईरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूलेगा? क्या पनामा कनाल की तरह ईरान भी हॉर्मुज से टैक्स वसूलेगा? क्या तुर्की मॉडल की तरह ईरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूली करेगा?
क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ना ही रुकने को तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संकट गहरा गया है। ईरान का रुख पहले की तरह कायम है, इसे लेकर ही टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका को अपनी लिमिट में रहने की नसीहत दी है। IRGC ने साफ कर दिया है कि सैन्य जहाजों का हॉर्मुज की ओर आना सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। IRGC ने चेतावनी दी है कि किसी भी गलत कदम हॉर्मुज को दुश्मनों के लिए घातक भंवर में बदल देगा। IRGC की इस चेतावनी का मतलब साफ है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज की ओर आगे बढ़ता है तो फिर से जंग का बिगुल बच जाएगा। ईरान की नेवी भी हॉर्मुज को लेकर लगातार काम कर रही है। ईरानी नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ने साफ किया है, नेवी इस क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रही है। शाहराम ने ट्रंप की ओर से ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर दी गई ट्रंप की धमकियों को हास्यास्पद करार दिया है। जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान एक्टिव है, उससे तो यही लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर ईरान से लेकर अमेरिका और दुनिया के लिए हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है। हॉर्मुज की खाड़ी उत्तर में ईरान और दक्षिणी में ओमान के बीच स्थित है। अमेरिका अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई मात्र 21 मील यानी 39 किलोमीटर है। उसमें से भी व्यापारिक जहाजों को आने जाने के लिए केवल 2 मील चौड़े 2 रास्ते हैं, जिनके बीच 2 मील का बफर जोन है। भले ही ये रास्ता संकरा है, छोटा है, लेकिन एक बड़ा आर्थिक समुद्री रास्ता है। जिसको ईरान पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहता है। यही सबसे बड़ी रार है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी इस रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं। इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। मतलब कि अगर हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है तो ईरान कुछ भी कर सकता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वेज कनाल और पनामा कनाल की तर्ज पर हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल टैक्स वसूलना सही है? क्या ये इंटरनेशनल नियम पर सही है? स्वेज नहर, पनामा नहर और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट की तुलना करना उचित नहीं, क्योंकि स्वेज नहर और पनामा नहर की बात करें तो दोनों मानव निर्मित हैं, जिसमें ह्यूज कॉस्ट लगे हैं। जबकि अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट को देखें तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और ये अपने आप में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वाटर में है, लिहाजा इस पर ईरान किसी भी तरह के टैक्स को इंपोज कर रहा है, तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी तरह कई जल डमरूबंद अगर आप टर्की की तरफ देखें तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आते हैं। लिहाजा जो बात ईरान कह रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धज्जियां उड़ाने के जैसा है और इसीलिए इस पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ईरान स्वेज नहर की तर्ज पर ही टैक्स वसूलना चाहता है। फिलहाल ईरान ये कैसे करेगा, इसकी रूपरेखा कैसे बनाएगा, ये तब मुमकिन हो पाएगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। फिलहाल तो स्वेज नहर के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। स्वेज नहर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित जल मार्गों में से एक है। ये नहर न केवल भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि इसका इतिहास भी राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी को बहुत कम कर देती है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और ये देश के उत्तर में पोर्ट सईद से शुरू होकर दक्षिण में स्वेज शहर तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी चौड़ाई करीब 205 मीटर से 225 मीटर तक के बीच में है। स्वेज नहर की गहराई लगभग 24 मीटर है। यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच में स्थित है। यह नहर सीधे रास्ते में बनी है और इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, क्योंकि दोनों समुद्रों का जल स्तर लगभग समान है। वैसे तो स्वेज नहर का निर्माण 1859 में हुआ, लेकिन स्वेज नहर की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन काल में भी कई शासकों ने नील नदी को लाल सागर से जोड़ने का प्रयास किया था। स्वेज नहर के प्रोजेक्ट को फिरौन सेनुसरेट III ने 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद पर्शियन सम्राट दारियस और टोलेमी वंश के शासकों ने भी इस पर काम किया, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें आईं, क्योंकि बार बार इसमें रेत भर जाता था, जिससे मुश्किलें आती थीं। आधुनिक स्वेज नहर जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फेडरिनांड डी लेसेस्पस के नेतृत्व में हुआ। इसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ और इसे बनने में करीब 10 साल लगे। 17 नवंबर 1869 में स्वेज नहर का उद्घाटन हुआ। 1875 में भारी वित्तीय संकट में डूबे मिस्र के शासक इस्माइल पाशा ने स्वेज नहर में अपनी 44% हिस्सेदारी ब्रिटेन को बेच दी। 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और नहर पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस रणनीतिक कदम ने ब्रिटेन को भारत के साथ अपने व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण और प्रभाव स्थापित करने में मदद की, क्योंकि ब्रिटेन नहर का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। स्वेज नहर पर ब्रिटेन का वर्चस्व और प्रभावी नियंत्रण 1882 से लेकर 1956 तक रहा। लेकिन 26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल उद्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों दिल मिला गए। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने स्वेज नहर पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ रूस के दबाव की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और स्वेज नहर पर मिस्र का कब्जा हुआ और तब से स्वेज नहर मिस्र का कब्जा है। 1956 में जब स्वेज कैनाल, जो एक मैन मेड कैनाल है जिसकी कम से कम चौड़ाई करीब 0.3 किलोमीटर है, उस पर जब इजिप्ट का कब्जा हुआ था तो एक किस्म से उस समय ब्रिटिश की बादशाह को
चोट लगी थी। ऐसे ही अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी कम से कम चौड़ाई करीब 30 किलोमीटर है, लेकिन ये मैन मेड नहीं, ये नेचुरल वाटरवे है, अगर इसके ऊपर ईरान का कब्जा रहता है तो फिर ये अमेरिका की सुपर पावर इमेज के लिए एक बड़ा धक्का होगा। लेकिन इन दोनों को इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही तेल और ट्रेड के लिए चोक पॉइंट हैं। स्वेज नहर केवल एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका इतिहास हमें बताता है कि कैसे एक भौगोलिक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है। वही इसका भूगोल हमें ये समझाने में मदद करता है कि प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का सही उपयोग कैसे वैश्विक विकास में योगदान दे सकता है। ये नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देती है, क्योंकि इस नहर को मिस्र ने बनाया था, पैसा खर्च किया था, लिहाजा वो इससे आने जाने वाले कार्गो शिप से टैक्स भी लेते थे। बड़े कंटेनर जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने के लिए 5 से 7 लाख डॉलर यानी लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़ते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2023 में इस नहर ने 10 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया था। मतलब कि यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान देती है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज ट्रेड बंद होने की वजह से दुनिया में जो हालात बने, उसकी वजह से हॉर्मुज ट्रेड को लेकर ईरान काफी एक्टिव हो गया है और वो हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल और टैक्स की बात दोहरा रहा है। स्वेज कैनाल में इसलिए टोल वसूला जाता है क्योंकि उस कैनाल की रेगुलर ड्रेजिंग की जाती है, डेप्थ मेंटेन करने के लिए उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, दोनों तरफ के एम्बैंकमेंट को रेडी रखने के लिए। लेकिन ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक नेचुरल वाटरवे है, ये पहले भी खुला हुआ था। अब अगर इसके ऊपर ईरान टोल वसूलता है तो फिर कल को लोग मलक्का स्टेट में भी टोल वसूलेंगे, जिब्राल्टर स्टेट में भी वसूलेंगे, बाब अल मंडेब में भी वसूलेंगे, ताइवान स्टेट में भी वसूलेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ईरान को इसमें टोल वसूलने की इजाजत दी जाती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन होगा। हॉर्मुज ट्रेड पर बढ़ता ये विवाद केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का संकेत है। यदि ईरान अपनी मांग पर कायम रहता है और इस मार्ग को नियंत्रित करता है, तो इसका सीधा असर तेल की आपूर्ति पर पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक अस्थिरता गहरा सकती है। खाड़ी देशों ने स्पष्ट किया है कि इस मार्ग को बाधित करना स्वीकार्य नहीं है, जबकि चीन जैसे देश जो इस मार्ग से सबसे अधिक ऊर्जा आयात करते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वही सैन्य विकल्प भी बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण है, क्योंकि हॉर्मुज के आसपास का इलाका पहाड़ी और रणनीतिक रूप से मजबूत है। जहां से ईरान दूर दूर तक जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का मतलब एक लंबा और खतरनाक संघर्ष हो सकता है। अगर ऐसा भी होता है तो पूरी दुनिया सफर करेगी, क्योंकि तब भी समुद्र का यह हिस्सा सेफ नहीं होगा और इस रास्ते से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होगी, जिसका सबसे बड़ा असर पश्चिम एशिया के देशों पर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।